यूट्यूब चैनल अमर सर IAS पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो विषय है संचित निधि, यानी संचित निधि क्या है, संचित निधि क्या है और इसका महत्व क्या है। संचित निधि क्या है और इसका महत्व क्या है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, संचित निधि क्या है। सबसे पहले संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यानी संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि संचित निधि है क्या। तो संचित निधि केंद्र सरकार की समस्त आय, केंद्र सरकार की समस्त आय और व्यय इसी निधि से होती है। यानी संचित निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार की समस्त आय और समस्त व्यय इसी निधि से होती है। तो अब संचित निधि के समस्त आय के स्रोत कौन कौन हैं। तो प्रश्न उठता है कि संचित निधि के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं। संचित निधि के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं। तो समस्त आय में आय के प्रमुख स्रोत कौन हैं। राजस्व के रूप में प्राप्तियां, यानी केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में जो प्राप्तियां होती है वही केंद्र सरकार की समस्त आय है। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के कर होते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। तो आय के रूप में, राजस्व के रूप में प्राप्तियां जिसमें दो प्रकार के कर, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो दोनों करों से जो राशि प्राप्त होती है वो संचित निधि का आय का प्रमुख स्रोत है। तो वर्तमान में अभी केंद्र सरकार को निगम कर से सबसे अधिक कर की प्राप्ति होती है। यानी राजस्व प्राप्ति के रूप में दो प्रकार के कर, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। और सबसे अधिक केंद्र सरकार को यदि राजस्व की प्राप्ति होती है तो वो निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स के रूप में होती है। तो इस तरह से देखें, आय की प्राप्ति राजस्व के रूप में, और केंद्र सरकार विदेश से जो ऋण लेती है, विदेश से जो ऋण लेती है वो भी संचित निधि में ही जमा होता है। संचित निधि में ही जमा है। यानी कहने का तात्पर्य, केंद्र सरकार का जो समस्त आय किस रूप में, राजस्व के रूप में। राजस्व में भी कौन कौन, प्रत्यक्ष कर के रूप में, अप्रत्यक्ष कर के रूप में।
और केंद्र सरकार के द्वारा जो ऋण ली जाती है वो भी जमा कहाँ होती है? संचित निधि में। तो सबसे अधिक कर के रूप में यदि केंद्र सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है तो निगम कर से सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो अब आपने देखा समस्त आय, तो समस्त आय के संबंध में आप समझ गए। अब व्यय क्या है? तो समस्त आय आपने देख लिया, समस्त आय यानी प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर और केंद्र सरकार के द्वारा ली गई ऋण, ये सभी कहाँ जमा होते हैं? संचित निधि में। तो आय आपने समझ गया। अब क्वेश्चन दूसरा पोर्शन है इसका कि समस्त व्यय। तो संचित निधि से जो व्यय होती है वो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के वेतन, पेंशन तथा भत्ता पर किए गए व्यय। यानी समस्त व्यय में पहला पोर्शन आता है संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के वेतन, पेंशन और भत्ता पर व्यय। दूसरा योजनागत व्यय, यानी भारत सरकार जितनी भी गरीब कल्याण के लिए हो, गरीब कल्याण के लिए हो, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हो, हो, आधारभूत संरचना पर के विकास के लिए व्यय, सामाजिक विकास पर व्यय, सामाजिक विकास पर किया गया व्यय। ये सारे के सारे जितने भी व्यय हैं, गरीब कल्याण के ऊपर व्यय, बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यय, आधारभूत संरचना के विकास के लिए व्यय, सामाजिक विकास पर व्यय, महिला कल्याण के लिए, महिला कल्याण योजना, महिलाओं को विकास के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आय है वो कर के रूप में, कर में भी दो कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त होती है। देश के अंदर लिए गए ऋण या विदेश से लिए गए ऋण सभी संचित निधियों में जमा होती है। और वह गरीब जो आय हुई, वो जो आय हुआ संचित निधि से, वो जो व्यय होगा गरीब कल्याण के लिए, बेरोजगार को दूर करने के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, महिला कल्याण के लिए। तो जो भारत सरकार कर के रूप में राजस्व प्राप्त करती है और वो कर के रूप में राजस्व प्राप्ति करने के पश्चात उसको जो व्यय करती है वो संचित निधि के माध्यम से। तो ये तो समझ गए केंद्र सरकार की समस्त आय और समस्त व्यय। अब दूसरा पोर्शन आता है, कि संचित निधि से धन किस प्रकार निकासी होती है। तो आपने देखा संचित निधि के आय के स्रोत, व्यय किस तरह से होता है। अब इस संचित निधि से धन किस प्रकार निकासित होती है ताकि जनता की कल्याण हो, वेतन संवैधानिक पदों के ऊपर जो व्यक्ति आसीन हैं उनका वेतन, पेंशन, भत्ता मिले। तो संचित निधि
संचित निधि से धन निकासी करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी प्रत्येक वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष कितनी अवधि के लिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से बजट पहले लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में लाती है। ये अगर बजट नहीं आती है, अगर बजट पारित नहीं होती है तो संचित निधि से धन का निकासी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक वित्त वर्ष संचित निधि से धन को निकासी करने के लिए बजट राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री के माध्यम से दोनों सदनों में लाते हैं। पहले लोकसभा में आती है, उसके बाद राज्यसभा। अगर यह बजट पारित हो जाता है उसके पश्चात संचित निधि से धन का निकासी होना आरंभ हो जाता है। यदि बजट पारित नहीं होगी, यदि बजट पारित नहीं होगी तो संचित निधि से धन नहीं निकलेगी, जिसके कारण योजना पर जो व्यय है, वेतन के संवैधानिक पद के ऊपर जो आसीन व्यक्ति हैं, भारत के सामाजिक विकास के लिए, महिला कल्याण के लिए, आधारभूत संरचना का निर्माण के लिए व्यय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक वित्त वर्ष राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री के माध्यम से बजट एक वित्त वर्ष के लिए लाते हैं और बजट पारित होने के पश्चात इस संचित निधि से धन निकलना आरंभ हो जाता है। तो आपने देखा कि संचित निधि क्या है, संचित निधि के आय के स्रोत क्या हैं, उसके व्यय किस प्रकार होते हैं, संचित निधि से धन की निकासी किस प्रकार होती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नितिन, आपने देखा कि संचित निधि के आय के स्रोत, व्यय के स्रोत, संचित निधि से किस प्रकार से धन की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से व्यय होती है। तो इसने आपने देख लिया, बजट के द्वारा अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं और बजट पारित होने के पश्चात ही संचित निधि से धन का निकासी आरंभ हो जाता है। अब संचित निधि पर व्यय, संचित निधि से दो प्रकार के व्यय हैं। एक है भारित व्यय, एक संचित निधि पर भारित व्यय और एक सामान्य व्यय। अब संचित निधि से दो तरह के व्यय होते हैं, एक भारित व्यय, एक सामान्य व्यय। तो भारित व्यय जो होता है वो भारत के संविधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के वेतन, पेंशन तथा भत्ता के रूप में। तो भारित व्यय संचित निधि पर के दो प्रकार के व्यय, एक भारित व्यय और एक सामान्य व्यय। तो भारित व्यय के अंतर्गत भारत के संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के वेतन, पेंशन तथा भत्ता। अब बजट पेश करने के दौरान इस व्यय
इस व्यय पर मतदान नहीं होता। यानी जैसे ही बजट पेश करने के पश्चात संचित निधि पर जो भारित व्यय है उसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः पारित हो जाती है। तो हम देखते हैं कि भारित व्यय यानी संचित निधि से किसको किसको वेतन, पेंशन तथा भत्ता दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से थोड़ा देखना है और काफ़ी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत जो वेतन, पेंशन और भत्ता संवैधानिक पद पर हैं, किन किन को दी जाती है, इसको अब देखना है। पहला है राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता तथा पेंशन संचित निधि से दी जाती है। दूसरा, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का वेतन, भत्ता तथा पेंशन दी जाती है। तो पहला देखिए राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता और पेंशन। दूसरा, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का वेतन, यानी सभापति यानी उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दी जाती है, उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन दी जाती है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश का वेतन, भत्ता तथा पेंशन इस निधि से दी जाती है। संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में है ये। और अब अगला जो है लोकसभा के सभापति तथा उपसभापति का वेतन, भत्ता तथा पेंशन संचित निधि के भारित व्यय के रूप में है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन इस निधि से दी जाती है। अब अगला है संघ लोक सेवा आयोग का वेतन, भत्ता तथा पेंशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के वेतन, भत्ता तथा पेंशन भी संचित निधि के भारित व्यय के रूप में होता है। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन इस निधि से दी जाती है। तो आपने देखा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों का वेतन और भत्ता, लोकसभा के सभापति तथा उपसभापति का वेतन और भत्ता पेंशन, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता तथा पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के वेतन, भत्ता तथा पेंशन,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन। अब अगला है कि भारत सरकार के द्वारा ली गई ऋण की अदायगी तथा ब्याज का भुगतान संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में होते हैं। तो आपने सभी को देख लिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का संघ लोक सेवा आयोग के वेतन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्य का वेतन, भत्ता तथा पेंशन, और भारत सरकार के द्वारा ली गई ऋण की अदायगी तथा ब्याज का भुगतान, ये सारे के सारे संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। इसके लिए बजट पेश करने के बाद मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वतः ही ये पारित हो जाती है। तो देख लिए संचित निधि का आय क्या है, उसका व्यय क्या है, संचित निधि पे व्यय कितने प्रकार के होते हैं, एक भारित व्यय, एक सामान्य व्यय। भारित व्यय के अंतर्गत संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन दी जाती है। तो भारित व्यय के रूप में देखें। अब देखते हैं वर्तमान में किसका कितना वेतन मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन बार बार पूछता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है? तो नहीं। तो उपराष्ट्रपति को किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वो पदेन सभापति होते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। इसलिए सभापति का, राज्यसभा का सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, क्योंकि उस सदन के वो सदस्य नहीं है, इसलिए उनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उनका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये एक अस्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति के रूप में है। राज्यसभा के जब पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में जो उनका कार्यकाल है 5 वर्ष यही होता है। यहाँ काफ़ी क्वेश्चन कन्फ्यूजन कराने वाला आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देख लिए उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है प्रति माह। वही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख 2,50,000 प्रति माह है। तो हमने देखा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह,
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपया प्रति माह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 यानी 2.5 लाख है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा नोट करके आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जजों का वेतन राज्य संचित निधि से दी जाती है, राज्य संचित निधि से, लेकिन इनका पेंशन, हाई कोर्ट के जजों का पेंशन केंद्रीय संचित निधि से दी जाती है। ये बार बार क्वेश्चन आया, कितने एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि संचित निधि से पेंशन किसको मिलता है, तो हाई कोर्ट के जजों को, लेकिन वेतन राज्य संचित निधि से मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए बार बार आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना। निधि का व्यय 2 रूप में, एक भारित व्यय, तो भारित व्यय के रूप में देखें, मतदान की आवश्यकता नहीं होती है, और किस किस को वेतन पेंशन भत्ता मिलता है इसके बारे में बता दिया। अब सामान्य व्यय, अब कौन है, सामान्य व्यय। तो संचित निधि से जो सामान्य व्यय होती है उस पर मतदान की आवश्यकता होती है, बिना मतदान किए हुए सामान्य व्यय के रूप में संचित निधि से धन नहीं निकासी होगी। इसी वजह से बजट पारित करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि भारित व्यय में ऑटोमेटिक बिना मतदान किए हुए, लेकिन सामान्य व्यय से के रूप में जो व्यय होता है, प्रत्येक विभाग जो अनुदान मांग के रूप में रखती है वो सभी पर मतदान के पश्चात ही इस संचित निधि से धन का निकासी होती है। समझ गए? जैसे सामान्य व्यय के अंतर्गत योजना पर व्यय यानी भारत सरकार के बहुत सारे योजना है, गरीब कल्याण के लिए है, तो सामाजिक सुरक्षा के लिए है, महिला कल्याण के लिए है, जितने भी योजना हैं सभी संचित निधि के सामान्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक विभाग अपने अपना अनुदान मांग रखती है, यानी कितना खर्च होना है उस विभाग पर, किस योजना में कितना व्यय है, सभी सामान्य व्यय के अंतर्गत होते हैं, और इसके लिए मतदान की आवश्यकता होती है। और मतदान के पश्चात ये बजट प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और संचित निधि से धन सामान्य व्यय के लिए निकासी आरंभ हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा संचित निधि में 2 तरह के व्यय, एक भारित व्यय, एक सामान्य व्यय। सामान्य व्यय के योजनागत व्यय, विभागीय व्यय और सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, गरीब कल्याण, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सभी पर जो व्यय होते हैं वो सामान्य व्यय के अंतर्गत होते हैं। इस व्यय के तहत प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग मतदान किया जाता है और उस पर वोटिंग की जाती है, और उसके पश्चात ही संचित निधि से धन निकलना आरंभ हो जाता है। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। और आज रक्षाबंधन है, पुनः आप लोगों को रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस YouTube चैनल के साथ आप बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि नए से नए वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और इसी के साथ आज इस क्लास की समाप्ति होती है। नेक्स्ट क्लास फिर हम डालेंगे 1 या 2 दिन के अंदर। थैंक यू।